हेलो दोस्तों। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ छोड़ा था, एक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बताया था कि उसमें अगर परसेंटेज के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशंस के बेस पे दिए गए हों तो उन्हें किस तरीके से करेंगे। आइए अब उन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम आगे करने जा रहे हैं और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके से उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देरी ना करते हुए हम उन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 3 लीटर के घोल में 40% चीनी है, 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। 3 लीटर का एक घोल है, ठीक है। 3 लीटर का एक घोल है, मतलब एक सॉल्यूशन पूरा का पूरा बनाया गया है, इसका 3 लीटर का अमाउंट है और इसके अंदर जो शुगर है वो 40% है। कितनी है? 40% है। इसमें उसने क्या काम किया कि 1 लीटर पानी डाल दिया। कितना डाल दिया इसने? 1 लीटर पानी डाल दिया। तो जब 1 लीटर डाल दिया पानी तो टोटल अमाउंट तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान से समझना बात को। टोटल अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे? अब अगर हम ये देखें तो 4 लीटर ये हो जाएगा। अब शुगर की परसेंटेज पूछिए इसमें कितनी होगी, शुगर की परसेंटेज पूछिए। पहले जो था वो था 3 है, अब जो है रेशियो सॉल्यूशन का वो कितना होगा? 4। इसको रिवर्स करेंगे, इसको रिवर्स किया तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। 4 की जो वैल्यू दी गई है वो 40% दी गई है, इसका मतलब 10 का मल्टीपल है, तो ये भी 10 का मल्टीपल हो जाएगा और ये हो जाएगा 30%। जी हाँ, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। समझ गए? तो इसका मतलब जो नया सॉल्यूशन होगा उसमें कितने परसेंट शुगर होगा? उसमें 30% शुगर है। डन है बात? चलिए अब नया क्वेश्चन देखते हैं। नए क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चीनी और पानी के 12 लीटर, चीनी और पानी के 12 लीटर 12 लीटर घोल में, चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाते हैं। शेष लीटर में घोल की चीनी की मात्रा कितनी होगी, चीनी का परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, पहले जो था सॉल्यूशन वो 12 था। अब जब हमने इसमें और इस 12 में 4% शुगर है। कितना है शुगर? 4% है। जब इसमें से 2 लीटर पानी को वेपोरेट कर दिया गया, वाष्प में बदल दिया गया, तो अब मात्रा कितनी हो जाएगी सॉल्यूशन की? 10। ठीक है, अब मात्रा कितनी हो जाएगी? 10। इसको रिवर्स करेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 2 से इसको काटा, 2 से 6 और 5 आ गए। इतनी बार तक डन है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट में जो चीजें बराबर थी उसको हम उल्टा करते थे तो मात्रा आती थी। अब की बार हम मात्रा से, ये क्या है? ये है रेशियो ऑफ सॉल्यूशन, ये है रेशियो ऑफ या रेशियो ऑफ द अमाउंट, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अमाउंट की मात्रा है, यानी कि पदार्थ की मात्रा है। और ये जो है, ये नीचे जो आया है ये वाला, ये आया है उसके अंदर जो अनचेंज पार्ट है, अनचेंज कंपोनेंट है, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अनचेंज्ड कंपोनेंट। जो अनचेंज कंपोनेंट है वो है ये, ठीक है। अब जब हमने इसको देखा तो देखने के बाद पता चला यहाँ 6 की मात्रा कितनी है, 6 की वैल्यू कितनी है? 4। 6 की वैल्यू कितनी है? 4, क्योंकि पहले ही तो था इतना। 6 की वैल्यू 4 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? हो जाएगा 4/6 इंटू 5, 4/6 इंटू 5, ये कितना होगा? 5 चौक 20, 20/5। सॉरी, यहाँ ये 10 हो जाएगा, यहाँ ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ 6 यहाँ आएगा आपका 6 और यहाँ आएगा आपका 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 6 और इसका आंसर आ जाएगा 4.8%। समझ गए बात को? इसका आंसर आ जाएगा 4.8%। यहाँ तक डन है बात? ठीक है। अब नया क्वेश्चन देखते हैं और नए क्वेश्चन में देखते हैं आज एक नई बात। ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ताजे फल से संबंधित क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा जाता है कि अगर ताजे फल में कुछ अमाउंट पानी का हो
देखो एक बात समझना, किसी भी फ्रूट के अंदर अगर हम कोई फ्रूट लेते हैं, उस फ्रूट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है वाटर का और एक पार्ट होता है पल्प का, ठीक है। कभी भी इसमें पल्प की जो मात्रा होती है वो कम नहीं होती, पल्प जितना होगा स्टार्टिंग में उतना ही होगा, लेकिन वाटर डिक्रीज होता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर फ्रेश फ्रूट होगा तो वाटर के जो अमाउंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और पल्प तो उतना जितना पहले था उतना ही होगा। लेकिन जब ड्राई फ्रूट हो जाएगा तो ये वाटर अमाउंट उसमें सूख जाएगा, पानी उसका सूख जाएगा, लेकिन पल्प अभी भी उतना ही रहेगा। लेकिन इस पानी के बढ़ने और घटने से पल्प की परसेंटेज पर फर्क जरूर पड़ेगा, पल्प की परसेंटेज पर फर्क जरूर पड़ेगा। इसलिए आइए एक बार देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस में कैसे पल्प के अमाउंट पर फर्क पड़ता है और कैसे नहीं पड़ता। जरा एक बार ध्यान से समझना। क्वेश्चन था कि किसी फ्रेश फ्रूट में, कोई एक फ्रेश फ्रूट है, उसके अंदर जो पानी है वो 95% है, यानी कि जो वाटर है फिलहाल वो 95% है। तो इसका मतलब पल्प कितना होगा, उसमें 5% होगा पहली कंडीशन में, ठीक है। जब फल सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो उसके अंदर सूख जाने के बाद पानी का जो अमाउंट है वो 5% है। इसका मतलब अब पल्प उसमें कितना होगा, 95% होगा। अच्छा, तो अब उसने कहा है कि 3 केजी सूखा फल प्राप्त करने के लिए हमें 3 केजी सूखा चाहिए। 3 केजी सूखा फल प्राप्त करने के लिए ताजे फल कितने की जरूरत होगी, कितने केजी ताजे फल की जरूरत होगी। ध्यान से समझना, जो चीज हमने कॉन्सेप्ट में देखा, जो चीज वेरिएबल हो रही है उसे हमें छोड़ देना है। तो पानी बदल रहा है, ठीक है, ये तो नहीं बदल रहा, पहले ये उतना ही था, क्योंकि पानी ही घटता है और पानी ही बढ़ता है। फ्रेश फ्रूट के अंदर पानी के अमाउंट ज्यादा होगा, जबकि ड्राई फ्रूट के अंदर जो आपके फल सूख जाते हैं उनके अंदर पानी का अमाउंट कम होगा। तो अब यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि ये चीज अनचेंज थी। अगर हम पहली कंडीशन देखें तो 5% था, दूसरी जब सूख गया तो उसमें 95% हो गया ये। अगर मैं इनको चेंज ऐसे रिवर्स करता हूँ तो ये 95 और रेशियो 5 आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल आउट किया तो ये आ जाएगा 19, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। यानी कि ये है सूखे फल की मात्रा, ये है सूखे फल की मात्रा, और ये है ताजे फल की मात्रा, ताजे फल की मात्रा। समझ गए बात को? ये सूखे फल की मात्रा, ये ताजे फल की मात्रा। अब उसने कहा है सूखा फल हमें 3 केजी चाहिए, इसका मतलब एक की वैल्यू 3 के बराबर है, 3 गुनी हो रही है, तो ताजा फल भी तो हमें उतना ही गुना चाहिएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 57 आ जाएगा। 19 3 57, तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। यहां तक बात क्लियर, डन है। अब समझते हैं इसी पर बेस एक नया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरे क्वेश्चन की कंडीशन कुछ उसने अलग तरीके से दी है कि एक ताजा फल जो है, एक फ्रेश फ्रूट जो है, वो कितने % पानी कंटेन किया हुआ है। जो ताजा फल है उसने जो पल्प कंटेन किया हुआ है 10% पल्प कंटेन किया हुआ है। देखो पल्प से ही कंडीशन दी है, 10% ताजे फल में पल्प है, जबकि सूखने के बाद उसके अंदर जो पल्प की अमाउंट होगा वो उसने कहा 40% और बढ़ गया। 40% और बढ़ने का मतलब 10 तो ये था और 40 बढ़ा दिया, यानी कि अब कितना हो गया, 50% हो गया। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली, इसको इधर ले आए तो 5 और ये 1। अब यहाँ उसने कंडीशन दी है क्वेश्चन में, उसने कहा है कि अगर हमें हमारे पास 35 केजी ताजा फल हो, कितना हो, 35 केजी ताजा फल हो, तो सूखा फल कितना प्राप्त होगा। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 35, तो 7 गुनी है, तो इसकी वैल्यू भी 7 गुनी हो जाएगी, और 1 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। तो इसका आंसर होगा कि हमें 7 केजी सूखा फल प्राप्त होगा। हमें कितना होगा, 7 केजी सूखा फल प्राप्त होगा। एक बार फिर से इसको देख लो, क्वेश्चन को क्या था। क्वेश्चन में था कि किसी ताजे फल के अंदर जो पल्प का अमाउंट है वो 10% है, सूखने के बाद उसमें 40% और बढ़ जाता है तो 50 हो गया। इसे इधर ले आए, इसको इधर ले आए,
तो ये हो गया 50 और ये हो गया 10, यानी ये 5:1। इसका अमाउंट दिया था उसने कितना 35, यानी कि ये 7 गुना है, तो ये भी डियर 7 गुना हो जाएगा और ये 7 kg हमें ये फल मिलेगा। इसका आंसर होगा 7 kg। डन यहाँ तक बात? यहाँ तक किसी को ना समझ में आई हो तो कमेंट करें, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया हुआ है उसमें जुड़ जाए। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपको मिलेगा या कॉन्सेप्ट जो आपको मिलेगा वो होगा जनसंख्या पर आधारित। वो क्या होगा? जनसंख्या पर आधारित। चलिए देखते हैं उसको भी। ये जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन, जो जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को कैसे होल्ड करना है, कैसे उनको अंडरस्टैंडिंग में लेना है, कैसे उनको समझना है और कैसे उनको कंडक्ट करेंगे, कैसे उनको सोल्व करेंगे, इस बात के लिए अब हम समझने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि एक गांव की 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 8,000 थी। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पर, आपको दिख जाएगा डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन कि एक गांव की 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 8,000 थी। यदि प्रथम वर्ष में इसमें 10% तथा द्वितीय वर्ष में 20% की वृद्धि हो तो अब गांव की जनसंख्या क्या होगी? देखना ध्यान से। उसने कहा है कि गांव की अब जनसंख्या जो प्रेजेंट में है वो जनसंख्या कितनी है? वो 8,000 है। कितनी है गाइस? 8,000 है। उसने कहा जो पहला वर्ष था, जो फर्स्ट ईयर था, उसमें 10% की वृद्धि हुई जनसंख्या में। जो सेकंड ईयर था, जो दूसरा साल था, उसमें 20% की वृद्धि हुई। तो अब उसने पूछा है कि 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो आपने कुछ नहीं करना, जो इनिशियल होता है, जो ओरिजिनल होता है, वो हमेशा 100% होता है। और जब उससे, अगर ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल से अगर आगे जाएंगे तो वो बढ़ जाएगा, ओरिजिनल से पीछे जाएंगे तो वो घट जाएगा। ओरिजिनल से आगे बढ़ेगा, ओरिजिनल से पीछे वो घट जाएगा। तो अब देखते हैं, जब उसने कहा बढ़ रही थी, दोनों कंडीशन में बढ़ रही है। पहले 1 साल देखते हैं। 1 साल में अगर ये 100% के इक्वल है तो जब अगले साल जाएंगे 10% बढ़ जाएगी। 10% बढ़ेगी तो क्या 110 हो जाएगा, 110% हो जाएगा। वही वाली बात कि गिवन हो गया, ये आस्क हो गया, 100% इतना है, 110 पूछा है, तो आप क्या करेंगे 8,000/100 गुना 110। ठीक है, फिर अगले साल के लिए ये ओरिजिनल हो जाएगा, फिर इसे 100 से डिवाइड, और अब की बार 120 पूछा है। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद बच क्या जाएगा 1 1 इंटू 1 2 इंटू 8 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 आता है, और ये आता है, यहां तक दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देता हूं मैं बात। ये 132 इंटू 8 0, तो ये हो जाएगा 0 8 दूनी 16 6 1 8 के 24 और 1 25 2 8 और 10। इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। इतना बड़ा करने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शॉर्ट मेथड, इससे भी शॉर्ट मेथड, कि आप जो ये कैलकुलेशन वाला प्रोसेस है इसी से पूरे से बच जाए। इस कैलकुलेशन वाले प्रोसेस से आप पूरे से बच जाए, इस शॉर्ट मेथड को लेकर आए हैं आपके लिए। देखो जरा किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से काम नहीं करेगा। इसके लिए आपने क्या काम करना है, मैं इसको इधरले वाले को रफ कर दे रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना। पॉइंट क्या था क्या नहीं था। वैल्यू थी 800 इंटू, ऊपर था 10 इंटू 120, और नीचे था 100 और इंटू 10। ये था। आज जो मेथड समझने जा रही हैं वो है डिजिटल सम। वो है डिजिटल सम, डिजिटल सम, डिजिटल सम मेथड। डिजिटल सम मेथड का मीनिंग क्या है यहाँ पर? अब हम कैलकुलेशन से बचने की बजाय सिर्फ हम क्या काम करेंगे, क्योंकि ऑप्शन आपको दिए जरूर जाएंगे, एग्जाम में ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो आपको डिजिटल सम लगाना है। डिजिटल सम कैसे लगाते हैं? इसका मतलब डिजिट्स का सम करना होगा। हमें क्या करना होगा गाइस? डिजिट का सम करना होगा।
अब डिजिट का सम करना देखते हैं कि डिजिट का सम किस तरीके से कर सकते हैं। चलो, अगर हम इसका 8 का देखते हैं, 8000 का डिजिट का सम देखें तो 8 आएगा, वेरी गुड। मल्टीप्लाई इनके डिजिट का सम देखें तो 2 आएगा, क्योंकि 0 में 2 को ऐड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई इनके डिजिट का सम देखें तो 3 आएगा, और नीचे डिजिट का सम देखें तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई 1, डन, 0 वाला पोर्शन खत्म। अब अगर नीचे 1 आ जाता है तो उसे आप हटा देंगे, बिल्कुल उसकी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऊपर देख लेते हैं, ऊपर क्या बच गया, जो मल्टीप्लाई होगी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे। जरा देखना, 8 दूनी 16, ये 16 हो गया, इंटू 3, इसका सम करेंगे डिजिटल तो 7 आ जाएगा, और ये इंटू 3, तो 7 ये 21, और 21 का डिजिटल सम आता है 3। अगर ये 3 जो डिजिटल सम आया है गाइज, ये जो 3 डिजिटल सम आया है, अगर इस आंसर का भी डिजिटल सम 3 आ जाए तो ये आंसर बिल्कुल सही मैच करेगा इससे। देख लो 3 ही आएगा इसका। 1 6 5 11 और 1 12, और 12 का डिजिटल सम होता है, दोनों मैच कर गए। तो मेरा कहने का मोटिव ये है कि अगर आपको इस कैलकुलेशन से, मल्टीप्लिकेशन से, डिवाइड से, इनसे बचना है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं डिजिटल सम मेथड। इस डिजिटल सम मेथड में आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं, समझ गए, इसमें कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं।